एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो फाइनली हम आ चुके हैं आपके चैप्टर नंबर 5 के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज स्ट्राइक्स एंड यूनियन। दैट इज द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एंड हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर 5 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, लाइक वर्किंग कंडीशंस और होम बेस्ड वर्क्स एक्सेट्रा। अब वर्क को समझ चुके हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को समझ चुके हैं, यहाँ पर किस तरह से चेंजेस आते हैं, किस तरह से डेवलपमेंट आ चुके हैं, इन सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू वर्क इज स्ट्राइक्स एंड यूनियंस। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर्स में या फिर आपने टीवी में, न्यूज में इन सारी चीजों को देखा होगा कि यहाँ पर जो है वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, उन्होंने विद्रोह कर दिया, या फिर वो जो है धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, देखी भी होंगी। क्यों होती हैं स्ट्राइक्स, क्या होती हैं यूनियंस? सो मेनी वर्कर्स आर पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन। जैसे हमने यूनियंस के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। जस्ट सपोज दिस इज अ इंडस्ट्रीज में जितने भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, जस्ट सपोज दीज ऑल आर दी वर्कर्स, ठीक है। जस्ट सपोज ये 6 वर्कर्स हैं, इन्होंने अपनी यूनियन बना ली। अब ये सभी जो है किसी भी चीज में, किसी भी वर्कर के साथ में किसी भी तरह का कोई जो है डिसरिस्पेक्ट होती है, या उसके साथ में कोई बुरा बर्ताव किया जाता है, या उसकी सैलरी टाइम पर नहीं आती है, या किसी को टारगेट किया जाता है, ऐसी सारी सिचुएशंस में, ये तो मतलब बहुत ही सिंपल इन जनरल हम समझ रहे हैं, बट ऐसी सारी सिचुएशंस में, कंडीशंस में ये सभी जो है साथ में आएंगे, साथ में आवाज उठाएंगे, अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए फाइट करेंगे, ठीक है। इस तरह के यूनियंस, ये इन जनरल हमने समझा। अब ऐसे इंडस्ट्रीज में ट्रेडिंग और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फर्म्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, वहां पर अक्सर वर्कर्स की यूनियंस देखी जाती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहां भी जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी भी यूनियंस होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट नेम से ये जो यूनियंस हैं ये वर्क कर रही होती हैं फॉर द राइट्स ऑफ द वर्कर्स। जैसे हमने पढ़ा वर्किंग कंडीशंस में कि प्रॉपर वर्किंग टाइम होना चाहिए, अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसके लिए पे करना चाहिए, साथ ही साथ कितने हॉलीडेज होंगे, कैसी कंडीशंस है, जो है प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए। ये सारी चीजें एंश्योर होनी चाहिए वर्कर्स के लिए, ताकि वो अच्छी वर्किंग कंडीशंस में वर्क कर सके। जैसे सपोज कहीं पर जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, उन्हें ओवर टाइम के लिए पे नहीं किया जाता है, या फिर फेस्टिवल्स में उन्हें हॉलीडेज नहीं दी जाती हैं। सो ये जो यूनियंस होंगी ये सभी साथ में आएंगी, इकट्ठा होंगी और इस चीज के खिलाफ में आवाज उठाएंगी कि ऐसा होना चाहिए। अब अगर हम ट्रेड यूनियंस की बात करें, जो ट्रेड यूनियंस होती हैं तो उसके बहुत सारे वर्कर्स पार्ट होते हैं, बहुत सारी कंपनीज की, बहुत सारी फैक्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज की अपनी अपनी यूनियंस होती है ना। Trade unions in India have to overcome a number of problems such as regionalism and casteism. लेकिन हमने एक ये चीज देखी है कि ट्रेड यूनियंस जो इंडिया में वर्क कर रही हैं वो रीजनलिज्म या कास्टिज्म, ऐसी प्रॉब्लम्स उन्हें भी फेस करनी पड़ती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आप रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आ जाएंगे, सोसाइटीज चेंज हो जाएंगी, सोसाइटी के फीचर्स चेंज हो जाएंगे। रूरल सोसाइटी डिफरेंट होती है, अर्बन सोसाइटी डिफरेंट होती है, टाउन सिटीज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यहाँ के फीचर्स डिफरेंट होते हैं। सब अपनी वर्क लाइफ में बिजी होते हैं। यहाँ पर जो रिजिड सोशल सिस्टम हमें रूरल एरियाज में देखने को मिलता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है, स्पेशली कास्ट काम कर रही है। साथ ही साथ जैसे कि और भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल रीजन है, कास्ट है, इसके बाद में एजुकेशन, ही बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एजुकेशन नहीं, और भी ऐसी चीजें जो वर्क कर रही हैं, एक रिजिड सोशल सिस्टम है। लेकिन अर्बन एरियाज में ये सारी चीजें इतना मैटर नहीं करती। यहां पर इंपॉर्टेंस क्या रखती है? योर क्लास, फ्रॉम विच क्लास यू बिलोंग। लेकिन ये रीजनलिज्म, कास्टिज्म जैसी प्रॉब्लम्स हमें अर्बन एरियाज में भी देखने को मिलती है, इन जनरल नहीं देखने को मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, सो हम सभी लोग एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सिटी का जो भी फेमस रेस्टोरेंट होगा, आप वहां पर जाके खाना खाते होंगे, डिनर करो, लंच करो, अपनी फैमिली के साथ में करो, वहां और भी बहुत सारे लोग आते होंगे। सबकी क्या कास्ट है, वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्या रिलीजन है, ये हमको तो नहीं पता होता, किस रीजन से आ रहे हैं हमें ये भी नहीं पता होता, बट हम सभी साथ में होते हैं। लेकिन ये कास्टिज्म और रीजनलिज्म जैसी प्रॉब्लम जो है वो फिर भी थोड़ी थोड़ी सबके अंदर रहती हैं। जैसे कास्ट जब हमने पढ़ा था तो हमने इन सारे एग्जांपल्स को डिस्कस किया था कि इन जनरल देखने को नहीं मिलेगी, बट कहीं कहीं सभी के अंदर ये जो एक सिस्टम है, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है इंडिया में, सो इसीलिए सबके अंदर ये एक सिस्टम हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ट्रेड यूनियंस वगैरह की, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दत्ता ईश्वर
Ishwalkar, a mill worker, described how caste had been overcome but not entirely in the Mumbai mills. अब जैसे मिल्स वगैरह की हम बात करें, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं साथ में काम करते हैं सभी, ठीक है, सबके काम बटे हुए हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, मिल के भी करते हैं, बैठते भी हैं साथ में, और हो सकता है तंबाकू सब साथ में ही मिल के खाते होंगे। लेकिन वैसे ही अब अगर हम बात करें कि क्या एक लो कास्ट के वर्कर से एक अपर कास्ट का वर्कर जो होगा वो उसके हाथ से पानी लेके पी लेगा? तो नहीं। उसके साथ में लंच शेयर करेगा? तो नहीं। और ऐसे ही जो रूल्स रेगुलेशंस हमने कास्ट सिस्टम में पढ़े थे वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ भी देखने को मिलते हैं कि आप साथ में बैठ तो जाओगे, आप साथ में बात तो कर लोगे, जो पहले के समय में नहीं चलता था। पहले अपर कास्ट जहां रह रहा है वहां लोअर कास्ट के लोग भटक भी नहीं सकते थे। लेकिन अर्बन लाइफ में ये सारे जो फीचर्स हैं ये या फिर ये सारे जो सिस्टम है ये वर्क नहीं करता। बट आप उनके हाथ से पानी नहीं लोगे, आप उनके हाथ का खाना नहीं खाओगे, वो कभी आपको डिनर पे घर पे इनवाइट करेंगे तो आप नहीं जाओगे। सो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं इवन इन इंडस्ट्रीज, इवन इन ट्रेड यूनियंस। Now in response to harsh working conditions, sometimes worker went on strike. अब बहुत बार जब harsh working conditions होती हैं, जैसे working conditions के बारे में हमने हमारे previous lecture में पढ़ा, जहां पर हमने क्या डिस्कस किया कि एक तो टाइम होना चाहिए काम करने का, ओवर टाइम को पे करना चाहिए, साथ ही साथ सेफ्टी रूल्स होने चाहिए। ये सारा कुछ हम डिटेल में हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, है ना, साथ ही साथ हाइजीन होना चाहिए, और भी बहुत सारे ऐसे ही डायमेंशंस। सो ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस के फीचर्स हैं। अब जस्ट सपोज कि हार्श वर्किंग कंडीशंस हो जाती हैं, सो इसके रिस्पॉन्स में बहुत बार जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक करने लग जाते हैं। स्ट्राइक यानी कि क्या करने लग जाते हैं? धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं ना। स्ट्राइक वर्कर्स डू नॉट गो टू वर्क, काम पर नहीं जाते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज आई एम अ वर्कर और मेरे साथ में और भी बहुत सारे वर्कर्स हैं और मेरे साथ में वर्किंग कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है और उन वर्कर्स के साथ भी, सो हम डिनाई कर देंगे, हम काम नहीं करेंगे, अब हम काम पर नहीं आएंगे। और अगर वर्कर्स काम नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कहां से होगी? मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो कंपनी को किसी तरह का ना ही कोई प्रॉफिट होने वाला है ना। सो इस तरह से स्ट्राइक्स को जो कंपनी होती है वो एक नेगेटिव सेंस में देखती है। इन अ लॉकआउट द मैनेजमेंट शट्स द गेट एंड प्रिवेंट्स वर्कर्स फ्रॉम कमिंग। और होता क्या है, जब ऐसे वर्कर्स जो है स्ट्राइक पे चले जाते हैं, सो मैनेजमेंट भी अपना फायदा देखेगा वो तो, सो वो क्या करता है, गेट को क्लोज कर देता है और ऐसे वर्कर्स को अंदर ही नहीं आने देता है जो स्ट्राइक करना चाहते हैं। हो सकता है वो अंदर आके सामान को नुकसान पहुंचाएं, लोगों को नुकसान पहुंचाएं। सो इसलिए मैनेजमेंट की तरफ से ये चीज रहती है कि वो उसको बंद कर देते हैं। एंड टू कॉल अ स्ट्राइक इज अ डिफिकल्ट डिसीजन एज मैनेजर्स में ट्राई टू यूज सब्स्टिट्यूट लेबर। और एक और चीज जो हमने पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूट लेबर या कॉन्ट्रैक्ट लेबर या फिर बदली वर्कर्स। बदली वर्कर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जस्ट सपोज कोई वर्कर है, उसने छुट्टी ले ली, वो काम पर नहीं आया, सो उसके बदले में जो वर्कर आएगा काम करेगा बाहर से, उसे बदली वर्कर कहा जाता है। सो इस तरह से स्ट्राइक करना भी एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि अगर वर्कर्स स्ट्राइक पे जाएंगे तो उन्हें पता है कि अगर हम स्ट्राइक पे गए तो मैनेजर हमारे बदले में किसी और लेबर को बुलाएगा और काम करने लग जाएगा, तो हमारी तो नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो इसीलिए स्ट्राइक्स करना भी कोई ईजी टास्क नहीं है। Workers also find it hard to sustain themselves without wages. अब अगर स्ट्राइक पे ही चले जाएंगे तो उनको काम के पैसे नहीं मिलेंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। सो बिना वेजेस के किस तरह से सस्टेन करेंगे? इसीलिए भी इट इज वेरी हार्ड टू गो फॉर अ स्ट्राइक। Let us look at one famous strike, the Bombay Textile Strike of 1982, which was led by the trade union leader Dr. Datta Samant and affected nearly 250,000 workers and their families. क्लियर हुआ आपको कि एक स्ट्राइक्स क्या होती हैं, यूनियंस क्या होती हैं, यूनियंस कैसे बनती है ये हमने समझा, स्ट्राइक्स कैसे की जाती हैं ये हमने समझा, और उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं ये भी हमने समझ लिया। अब एक एग्जांपल लेंगे बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक का, जो कि 1982 में हुई थी, और इसके लीडर जो थे वो थे डॉक्टर दत्ता सामंत। ठीक है, इस स्ट्राइक में अफेक्ट मतलब नियरली मिलियंस ऑफ वर्कर्स अफेक्ट होते हैं, 250,000 वर्कर्स, और उनकी फैमिलीज भी अफेक्ट होती हैं। अब क्या है ये स्ट्राइक? नाम से तो समझ में आ रहा है कि बॉम्बे की जो टेक्सटाइल मिल थी उसके अंदर स्ट्राइक की गई थी और डॉक्टर दत्ता सामंत लीडर हैं, यानी उनके गाइडेंस के अंदर ये स्ट्राइक हुई। नाउ द स्ट्राइक लास्टेड नियरली 2 years। ये स्ट्राइक तकरीबन 2 साल तक चलती है। The workers wanted better wages and also wanted the right to form their
ओन यूनियन। अब जो वर्कर्स हैं वो क्या एक चीज चाहते थे कि हमको जो है वो बेटर वेजेस मिले, यानी अभी जो वेजेस मिल रहे हैं उससे थोड़ा से अच्छे वेजेस मिले, साथ ही साथ हमारे पास में राइट हो कि हम यूनियंस को फॉर्म कर सके। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेड यूनियंस फॉर्म की जाती हैं, सो वो ये चाहते थे कि हमको भी ये राइट मिले कि हम यूनियंस फॉर्म कर सके। पहले के समय में ऐसा होता था कि यूनियंस फॉर्म नहीं करने दी जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये यूनियन फॉर्म कर भी लेंगे तो कल को ये हमारे अगेंस्ट में सारे के सारे एक साथ में आके हमारी अगेंस्ट में बोलने लग जाएंगे, तो इसीलिए अधिकार नहीं था यूनियंस को फॉर्म करने का। तो इसीलिए वर्कर्स ने स्ट्राइक की कि पहली चीज तो हमको अच्छे वेजेस मिलने चाहिए और साथ ही साथ हमको राइट होना चाहिए कि हम यूनियंस को फॉर्म कर सकें। नाउ अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट, ये सारी चीजें आप नोट करते चलें, जो भी मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं। सो बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट के अकॉर्डिंग एक यूनियन तभी अप्रूव होगी जब वो स्ट्राइक्स के आइडिया को जो है गिव अप कर देती है। ठीक है, a union had to be approved and the only way it could be approved was if it gave the idea of strikes। सबसे पहले तो अगर आप एक यूनियन को क्रिएट करते हो तो उसे अप्रूवल मिलना चाहिए। उसे अप्रूवल तभी मिलेगा जब वो यूनियन ये कहे कि हम कभी भी स्ट्राइक्स नहीं करेंगे। आ रहा समझ में क्या कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट, कि आप यूनियन फॉर्म कर सकते हो लेकिन आपकी यूनियन अप्रूव्ड होनी चाहिए। और वो अप्रूव कब होगी? जब आप ये कहोगे कि हम स्ट्राइक्स कभी नहीं करेंगे। एंड द कांग्रेस लेड राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ RMMS was the only approved union and it helped to break the strike by bringing in other workers। अब जो कांग्रेस की बनी हुई एक राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ है, ये सिर्फ एकमात्र ऐसी यूनियन है जिसको अप्रूवल मिला हुआ था, और इसको सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल ही नहीं मिला बल्कि इसने क्या किया, स्ट्राइक्स को खत्म भी किया है बहुत सारे अदर वर्कर्स को लाके। यानी जस्ट सपोज अगर स्ट्राइक हो भी जाती थी तो ये उसको कोशिश करते थे पूरी तरह से रोकने की। क्लियर है? सो बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग यूनियन अप्रूव्ड होनी चाहिए, और अप्रूव कब होगी? जब आप स्ट्राइक्स नहीं करोगे, आप ये एक चीज कहते हो तो। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की बनी हुई राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ है, सिर्फ यही एकमात्र अप्रूव्ड यूनियन है। Now the government also refused to listen to the workers' demand। अब जो है बॉम्बे मिल में स्ट्राइक हो रही थी, वर्कर्स की डिमांड क्या थी कि सबसे पहले तो बेटर वेजेस दो और इसी के साथ में राइट टू फॉर्म यूनियन, यूनियंस को फॉर्म करने का राइट हमारे पास में होना चाहिए। ये बॉम्बे मिल स्ट्राइक के डिमांड्स थे। अब जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि हम ये डिमांड्स को नहीं मानेंगे, उसने मना कर दिया। स्लोली आफ्टर 2 years पीपल स्टार्टेड गोइंग बैक टू वर्क बिकॉज दे वर डेस्परेट। अब हुआ क्या, वो बेचारे स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ से गवर्नमेंट जो है कोई भी डिमांड मानने को तैयार नहीं है अल्टीमेटली, क्योंकि वर्कर्स को पता था कि भैया अब अगर इतने लंबे समय तक हम स्ट्राइक करते रहेंगे तो हम सस्टेन कैसे करेंगे, हमें वेजेस नहीं मिलेंगे, डेस्परेट हो चुके थे बहुत ज्यादा। सो 2 साल के बाद में धीरे धीरे वर्कर्स जो हैं वो काम पर आना शुरू हो गए। नियरली 1 लाख वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। इस स्ट्राइक में करीब 1 लाख वर्कर्स की जॉब चली गई। एंड वेंट बैक टू देयर विलेजेस, वो अपने गांव वापस चले गए, कैजुअल लेबर की तरह काम करने लग गए। छोटे छोटे जो टाउन्स थे या फिर वहां पर चले गए, जैसे कि भिवंडी, मालेगांव, टू वर्क इन द पावरलूम सेक्टर। पावरलूम सेक्टर में काम करने के लिए ये जो छोटे छोटे गाँव थे यहाँ पर जाके काम करने लगे। सो इस तरह से जो यूनियंस होती हैं उन्हें सबसे पहली चीज तो यूनियंस इंपॉर्टेंट है, यूनियंस फॉर्म होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो स्ट्राइक्स हैं वो वर्कर्स के लिए भी कंपनी के लिए भी दोनों के ही लिए अच्छी नहीं होती हैं। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप पीसफुल वे में करें तो आपके प्रोटेस्ट को शायद सुना भी जाएगा। आजकल तो लेकिन बहुत सारी ऐसी मतलब लॉज हैं जिसके थ्रू स्ट्राइक्स, यूनियंस, ये सारी चीजें होती हैं और फिर उनको जो है जस्टिस भी मिलता है। जैसे यहाँ पर हमें किसी तरह का कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है डिमांड्स मानने से मना कर दिया है, लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि उन्हें भी जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। सो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आपको इस टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक और चीज कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है, सो क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज की वीडियोस अवेलेबल हैं। अब आपको जो भी क्लास, जो भी कोर्स स्टडी करना है, जस्ट उस पर एक क्लिक किया, देन यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे। चैप्टर सिलेक्ट करोगे, चैप्टर के नीचे सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे।
यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। अब जस्ट सपोज आपको वन शॉट रिवीजन पढ़ना है चैप्टर्स के, सो वन शॉट रिवीजन चूज किया आपने, सब्जेक्ट पे वॉच नाउ क्लिक किया और ये यहाँ पर आपके सामने चैप्टर वाइज पूरे वन शॉट रिवीजन के वीडियोस आ जाएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। जो भी सब्जेक्ट जो भी चैप्टर आपको स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहां से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, यहां से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।